हाय गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो लास्ट टॉपिक पे जो मैंने बात की थी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर या जो भी चीज़ें अर्थ में देखने को मिलती हैं उसी के सिलसिले में क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है लिथोस्फेयर को कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन एनडीए 2021 में था, सेम क्वेश्चन एनडीए 2019 में भी था। अच्छा, ऑप्शन भी चारों के चारों सेम है। इसका आंसर क्या है? क्रस्ट एंड अपर मेंटल। मैंने आपको दिखा दिया है, फिर से आपको मैं रिविजन करवा। ये देखिए लिथोस्फेयर क्या होता है, क्रस्ट इन अपर मेंटल। जब मैंने ये आपको दिखाया था उसी टाइम पे बता दिया था कि लिथोस्फेयर जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे होता है ना, लिथोस्फेयर क्रस्ट इन अपर मेंटल को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इन दोनों दोनों ही क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? क्रस्ट इन अपर मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था वोल्केनो माउंट मेरापी जो है, जो कि जनवरी 2021 में एरप्ट हुआ था, वो किस देश में है? देखिए मान लीजिए अगर आपने ये ना भी पढ़ा हो, बट आप अगर रेगुलर न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इंडोनेशिया और जापान वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा वोल्केनोज देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से आप इंडोनेशिया से। बट अगेन ये हार्डकोर गैसिंग होगी, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो जो चीज़ें करंट अफेयर में स्पेशली वोल्केनोज, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी एरप्शन देखने को मिला है तो आप उसके नाम नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए CAPF 2021 का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया असम कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि रिसेंटली दो वेटलैंड्स को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 2020 का करंट अफेयर है। उस टाइम पे काबरताल वेटलैंड और आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है और काबरताल बिहार में है, इन दोनों को वेटलैंड का दर्जा दिया था रामसर साइट के द्वारा। और उससे पहले उस टाइम पे टोटल 39 हो गए थे, बट अभी ये काफ़ी ज़्यादा है, 49 है। देखते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। काबरताल के बारे में भी पूछा जा सकता था, बट यहाँ पे इन्होंने आसन के बारे में पूछा। तो रिसेंटली जो भी वेटलैंड डिक्लेयर किए गए हैं उन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिए। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवा देता हूँ। आइए वेटलैंड से पूछे गए सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला, रामसर कन्वेंशन जो है वो किस से रिलेटेड है, आपको पता होगा, वेटलैंड से। ये किसका क्वेश्चन है? CAPF 2016 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया द वेटलैंड। ये तीन स्टेटमेंट आपको दिए गए थे, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ध्यान से पढ़िए। क्या ये मैंडेटरी होगा गवर्नमेंट के द्वारा कि रामसर अगर किसी को डिक्लेयर कर दिया जा रहा है तो फिर उसे हर हाल में कंजर्व करना ही है? क्या ये बाइंडिंग ट्रीटी है? बिल्कुल नहीं। तो वन आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचे सेकेंड और थर्ड। क्या वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 जो है वो फ्रेम किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा रामसर कन्वेंशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे? यस, ऑप्शन बी सही था। देखिए ये क्वेश्चन को आगे बोला गया है इंडिया रामसर कन्वेंशन का एक पार्टी है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलो देयर साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज। सस्टेनेबल यूज की बात बहुत जरूरी है। ऑप्शंस देखते हैं, आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे, यानी कीप ऑल द साइट कंप्लीटली इनएक्सेसिबल। फिर फायदा क्या हो रहा है? सो दैट दे विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। ऐसा नहीं है, एक्सेसिबल है कुछ मायनों में। कंजर्व ऑल द साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड परमिट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन ओनली। ओनली कैसे आएगा? कंजर्व ऑल द साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच फॉर अ पीरियड विदाउट एनी एक्सप्लोटेशन विथ अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड स्पेसिफिक पीरियड फॉर ईच साइट एंड देन एलो सस्टेनेबल यूज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल इसे रखिए, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना इजी भी पूछा जाता है। बताइए कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है? सोलर, विंड, न्यूक्लियर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक। क्या होते हैं रिन्यूएबल सोर्स? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें डिप्लीट नहीं किया जा सकता, यानी ये समय के साथ खत्म नहीं होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी डिप्लीटेड। नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो खत्म हो सकते हैं और रिन्यूएबल खत्म नहीं होंगे। रीन्यू, ये फिर से पुनः निर्माण हो जा रहे हैं। और एग्जाम्पल देखिए रिन्यूएबल सोर्सेज के कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी, क्यों? क्योंकि सनलाइट हमेशा रहेगा। फिर विंड पावर, क्यों? क्योंकि जो हवा है वो चलती रहेगी। नॉन रिन्यूएबल देखिए, कोल डिपॉजिट्स खत्म होने वाले हैं, खत्म हो जाएंगे इन फ्यूचर। न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी खत्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर इसका आंसर क्या बना? न्यूक्लियर एनर्जी। वैसे भी आप समझ जाते हैं, सोलर एनर्जी थ्रू सनलाइट, विंड एनर्जी थ्रू विंड्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर इसका आंसर आपको पता चल गया ना? यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर दिया गया और ट्रिब्यूटरी के बारे में बोला गया है। रिवर की मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, फिलहाल मैं देखता हूँ इसे कैसे सॉल्व होता है ये। तो कोसी रिवर से पहले देख लेते तीस्ता। तीस्ता सबको पता होगा, ब्रह्मपुत्रा की है। तो सी किसके साथ जाएगा फिर? टू। सी के साथ टू कहाँ पे है? एक ए में है, दूसरा सी में है, ये दोनों तो गए। अब बचा सतलज और कौन सा बचा है? चंबल। ठीक है, तो बताइए सतलज किस रिवर की होगी? सतलज इंडस की ट्रिब्यूटरी है,
तो फिर आंसर क्या बना, सी। बाकी पढ़ लीजिए, कोसी गंगा की सहायक नदी है, उसके बाद तीस्ता ब्रह्मपुत्रा की, और चंबल यमुना की। चंबल यमुना की है, गंगा की नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और कमेंट में आपको बताना है कि सोन नदी जो है वो किस नदी की सहायक है, गंगा की या यमुना की। आगे बढ़ते हैं। बोला गया व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ अ वोल्केनो फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन कॉल्ड। यानी जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो टॉप जो होता है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो टॉप होता है इसे टॉप को क्या बोलते हैं। तो अब ध्यान से इमेज को देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। हाँ अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ओपनिंग माउथ क्या कहलाता है, क्रेटर। उसके बाद ये एस क्लाउड भी बनता है, उसके बाद लेयर ऑफ एसेस कहलाता है, ये लावा फ्लो, यहाँ से लावा फ्लो हो रहा है। ये सील कहलाता है, लास्ट वाला पोर्शन। ये आपको याद रखना है, ये वेंट कहलाता है। वेंट का मतलब जिस रास्ते से लावा बाहर निकलता है। ये मैग्मा चैम्बर, ये तो पता ही होगा। लेकोलिथ, फेकोलिथ, ये जो चीज़ें होती है इस पर भी बात करेंगे। चलिए बताइए फिर आंसर क्या बनाइए, क्रेटर बनाना। ये देख लीजिए इमेज, क्रेटर, आंसर क्या है, डी। और देख लीजिए फिर आगे। अच्छा और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं, ये आपको ध्यान से देखना है इमेज को, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए मैग्मा कंडुइट कहलाता है, ये मैग्मा चेम्बर है, यहाँ से लावा निकलता है। अच्छा वोल्केनो से जब क्वेश्चन आए मेंस में तो आप इस इमेज को माइंड में हल्का रफली रख लीजिए कि यहाँ से ये मैग्मा चेम्बर, ये मैग्मा कंडुइट होता है और ये मैग्मा चेम्बर कहलाता है। ऊपर वाला पोर्सन हर हाल में आपको याद रखना है, सिंडर कोन क्रेटर कहलाता है और ये सिंडर होता है ना। सिर्फ क्रेटर ही आप इसे बोलिए, क्योंकि सिंडर तो फिर ये वाला पोर्सन हो गया ना, फिर ये लेयर्स कहलाते हैं। आगे देखिए, अगर किसी रीजन की एब्सोल्यूट लोकेशन आपको पता करनी है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसी बात के लिए तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ी कि अर्थ के अंदर किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद ली जाती है। बेसिक क्वेश्चन ही है। आगे देखिए, केव्स, आर्केज, स्टेक्स एंड स्टम्प्स आर लैंडस्केप फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एनसीईआरटी पढ़ते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म आप पढ़ेंगे, क्लास 11th की बुक है। हाँ, क्लिफ्स, टेरेस, केव्स एंड स्टेक। बोला जा रहा है कि वेव कट क्लिफ और टेरेस जो है वो दो फॉर्म है जो कि इरोजन के अंदर देखने को मिलते हैं। फिगर से समझाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, केव, आर्चेज, स्टेक और स्टम्प कैसे बनते हैं। क्या होता है कि वेव जो है वो रॉक्स को अटैक करते हैं, समुद्र के अंदर जो लहरें होती हैं वो रॉक्स को, बड़े बड़े चट्टानों को अटैक करती है हाइड्रोलिक एक्शन यानी जल गतिविधियों के द्वारा। इससे क्या होगा, क्रैक बन जाएगा, बहुत तेजी से अगर अटैक करेंगे तो धीरे धीरे ये क्रैक बढ़ के क्या कहलाएगा, इमेज को देखिए, हाँ यहाँ, फिर ये क्रैक किस चीज़ का निर्माण ले लेगा, केव का। देखिए ये छोटा सा क्रैक था, फिर ये केव बन गया, केव ही बड़ा, और भी ज़्यादा जब होल ये बढ़ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। और सबसे लास्ट में फिर स्टेक और स्टम्प, क्योंकि कुछ पोर्शन छूट भी तो जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप। इसे आप पढ़ लीजिए इन 5 पॉइंट्स को। तो इसका फिर आंसर क्या बना, बोलिए, रिवर बना या वेव बना, वेव। क्यों, क्योंकि वेव लैंडस्केप का ये फीचर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ विंड। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। और प्रेशर वाला आपको पता होगा, बैरोमीटर है ना, वायुमंडलीय दाब जिसको बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया CAPF में। द सोइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल। द वेजिटेशन इज एवरग्रीन इनेबलिंग photosynthesis to take place year round. They have been described as desert covers by tree. They are most productive land-based ecosystem. तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसका जो सॉइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनफर्टाइल होता है, बिल्कुल अनुपजाऊ होता है। दूसरा, वेजिटेशन जो है एवरग्रीन होती है, इससे फोटोसिंथेसिस लगभग साल भर देखने को मिलते हैं। तीसरा बोला गया है ये कहलाता है डेजर्ट कवर बाय ट्रीज। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रीज़ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है रेन फॉरेस्ट के अंदर। मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है, हाँ है। तो बहुत जगह पे ऑल्दो ए आंसर दिया गया, बट आप इसे, मेरे अकॉर्डिंग आंसर डी बनता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, चेक कर लेंगे इसे दोबारा। मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर डी है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, सही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट परसेंटेज जो है वो टाइगा में देखने को मिलता है, जिसे बायोम बोलते हो आप। तो आंसर क्या बना, 1 ओनली। अच्छा, वोल्केनो वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैं आपको NCERT से भी दिखा देता हूँ। देखिए ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन क्या कहलाता है, क्रेटर, यहाँ से गैसेज निकलती हैं। ये वेंट होता है, वेंट जहाँ से लावा निकलता है। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है। चलिए, अच्छा और एक बात मुझे बतानी थी, अच्छा वो अर्थक्वेक वाली वीडियो में फिर बात करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, तो वहाँ पे यही बात, फिर रेन फॉरेस्ट वाला जो मैंने आपको करवा दिया, पहला सही है दूसरा गलत। आइए रेन फॉरेस्ट के बारे और भी चीज़ें देख लेते हैं।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। ये काफ़ी थिक फॉरेस्ट माने जाते हैं और इक्वेटर के पास वाले रीजन में देखने को मिलता है। ये रीजन काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, लगभग साल भर बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट का निर्माण होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट के ट्रीज़ की खास बात ये होती है कि ये किसी भी सीजन में अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, ठीक है। दिस ट्री डू नॉट शेड देयर लीव्स। यही रीज़न है कि इन्हें एवरग्रीन यानी सदाबहार कहा जाता है, क्योंकि इनके पत्ते कभी भी नहीं गिरते। थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट। इतनी ज़्यादा ये थिक कैनोपी होती है कि सनलाइट जो है वो इसके ग्राउंड तक पहुँच ही नहीं पाती। हार्ड, अच्छा ये ट्रीज़ के नाम आप ज़रूर याद रख लीजिए, रोजवुड, इबोनी, महोगोनी, ये जो 4 ट्रीज़ हैं, हार्डवुड भी है, ये 4 ट्रीज जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कोर्स ऑफ अ रिवर इन टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉर्म्ड व्हेन द ओल्ड मिएंडर इज क्लोजली ऑफ बाय डेपोजिशन। ठीक है, यानी बोला जा रहा है कि रिवर के कोर्स में कौन सा जो फीचर है वो ओल्ड मिएंडर, मिएंडर क्या होता है, जब नदी ऐसे ऐसे विसर्पण करके बहती है वो मिएंडर कहलाती है, वो डिपोजिशन के लास्ट में बनता है। यानी रिवर जब मैच्योर हो जाती है तो वो बनाती है, क्या बनाती है, ऑक्सबो लेक। आइए फिगर से समझते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ से रिवर निकली, अपर कोर्स में तो बहुत ये धीमे बहेगी, फिर मिडिल कोर्स में थोड़ी इसकी लेंथ बढ़ेगी और इससे कुछ ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलेंगे। फिर लास्ट में क्या देखने को मिलेगा कि जब बहुत ज़्यादा मिएंडर होगा, आप यहाँ पे देखिए, जब बहुत ज़्यादा मिएंडर होगा तो इससे क्या होगा, बीच में एक टुकड़ा जो कट के है वो अलग निकल जाएगा और यही क्या कहलाएगा, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक हिंदी में बोलते हैं इसे गोखुर लेक। इसका नाम इसलिए पड़ा, वो होते हैं ना 4 फीटेड एनिमल्स के पैर के जैसा ये स्ट्रक्चर बना लेता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्सबो लेक, राइट। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो ऑक्सबो लेक्स कौन कौन सी हैं इंडिया में, ठीक है, काफ़ी फेमस भी हैं एक दो, आपको उनके नाम लिखने हैं। आगे बोला गया है कि बहुत सारी नदियाँ पेनिनसुलर रिवर की सीजनल होती हैं। अच्छा ये भी आप देख लीजिए, यानी रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट, in which one of the following soils salt content is so high that common salt is obtained by evaporating the saline water in some areas। किन मिट्टी में साल्ट का कंटेंट इतना ज़्यादा देखने को मिलता है कि सिर्फ आप एवापोरेट कर दोगे अगर वाटर को तो नमक बनाया जा सकता है। इसका आंसर है एरिड सॉइल्स। एरिड सॉइल्स कहाँ मिलते हैं, राजस्थान के रीजन में मिलते हैं, जिन्हें आप सेलाइन वाटर के द्वारा, मतलब सेलाइन वाटर वाले रीजन में ये बनता है, ठीक है। इसका कलर क्या होगा, रेड से ब्राउन के बीच, और ये सैंडी होगा स्ट्रक्चर में देखने में। साल्ट कंटेंट कुछ एरियाज में, ये देखिए एनसीईआरटी से ही सवाल पिक होते हैं ना, मैं हर जगह पे इसलिए इमेज लगा रहा हूँ। कुछ एरियाज में साल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन बाय इवापोरेटिंग द सेलाइन वाटर। फिर से पढ़ लीजिए आप। अब ड्राई क्लाइमेट के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण इवापोरेशन बढ़ जाती है और जिससे मॉइस्चर और ह्यूमस कम देखने को मिलता है। नाइट्रोजन भी कम मात्रा में होता है। वो मैं आपको जितने भी सॉइल्स होते हैं उसकी चार्ट बना के दे दूंगा कि ये किन किन चीज़ों में इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ज्योग्राफी को करंट अफेयर से लिंक कर दिया गया है। आपको बोला जा रहा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 में किसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, तो इसका आंसर है रेमोना नेशनल पार्क। रेमोना नेशनल पार्क को मैप में देखते हैं, ये देखिए कितने नेशनल पार्क हैं असम में, टोटल 7। ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेमोना है, फिर ये मानस तो सबको पता होता है, ओरेंग नेशनल पार्क, नामेरी, काजीरंगा। काजीरंगा आप बताइए किस जीव के लिए फेमस है, ओके किस एनिमल के लिए, डिब्रू सेखोवा और दिहिंग पटकाई। यहाँ पे पटकाई हिल्स भी हैं। तो आप समझ गए 7। अच्छा ये क्यों क्वेश्चन इसका पूछा गया, क्योंकि ये करंट अफेयर में था। तो करंट अफेयर में जो भी अभी हाल में आपको बताना है कि किसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, मोस्ट रिसेंट टाइगर रिजर्व का आपको नाम बताना है। देखिए अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही फिर फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का कौन सा टाइप नहीं है। पहली बात ये बताइए आप कि वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग का मतलब होता है, इस एनसीईआरटी के पेज को पढ़िए। वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। यानी कभी जब बारिश का पानी बहता है तो रॉक्स को अपने साथ बहाता है और रॉक्स की जो साइज है वो घटती जाती है, धीरे धीरे वो टुकड़े में बढ़ जाता है और यही प्रोसेस, यही डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस वेदरिंग कहलाती है। अब ये क्वेश्चन आंसर करना आसान है। तो ये क्या है, बेसिकली डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस है, ठीक है, ना कि बनने की। तो कार्बोनेशन सॉल्यूशन, हाँ कार्बोनेशन सॉल्यूशन में डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। हाइड्रोलाइसिस, अगर आपको नहीं भी पता होता तो ये ग्रोथ कहाँ से आ गया, साल्ट क्रिस्टल की अगर ग्रोथ हो रही है तो ये तो इसका उल्टा हो गया, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन वाली बात है इसके जस्ट उल्टे है, ग्रोथ के जस्ट उल्टे। यानी अगर कोई चीज़ ग्रोथ है, मान लीजिए साल्ट क्रिस्टल अगर कहीं पर बन रहा है, स्पेशली समुद्र के किनारे पर अगर बन रहा है, तो वेदरिंग के अंदर क्या होगा, उस क्रिस्टल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। तो इसका जस्ट अपोजिट है। इसका आंसर क्या बन गया फिर, बी। क्यों, क्योंकि नॉट पूछा गया था, नॉट अ पार्ट ऑफ। एनडीए का भी क्वेश्चन कर लेते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ वेदरिंग इन हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज। हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज में सबसे ज़्यादा कौन सी वेदरिंग देखने को मिलती है? अगेन ये भी एनसीईआरटी से है, आप इसे पढ़िए। मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस इन रेंजेस इज प्रोनाउंस्ड, दे रिसीव हैवी अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल ओवर शॉर्ट पीरियड। यानी इसका आंसर क्या है? मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग किस जगहों पे देखने को मिलती है? जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। तो फिर इसका आंसर क्या बना? ऑप्शन ए, मैकेनिकल वेदरिंग। मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन फिर से पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ वेदरिंग इन हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोल्ड माउंटेन दे दिया गया और पूछा गया कि बताइए किस कंट्री या कॉन्टिनेंट में है। यूराल माउंटेन सबको पता है क्या है? एशिया और यूरोप के बीच की बाउंड्री। तो ये आंसर क्या बना? रसिया। फिर एपेलेचियंस है, ड्रैकन्सबर्ग, एंडीज। एंडीज भी आपको पता होगा, साउथ अमेरिका। तो ए गया 3 के साथ और डी गया 1 के साथ। 3 और 1 कहाँ पे देखने को मिला? अच्छा ये है ए और बी में। ड्रैकनबर्ग कहाँ है? ये मैं आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी हो गया आई थिंक। ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। नॉर्थ अमेरिका में एपेलिचियन माउंटेन है और रॉकी माउंटेन है। साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है। अफ्रीका में एटलस और ड्रैकनबर्ग। ड्रैकनबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका वाले रीजन में। फिर और देख लीजिए यहाँ पे तिब्बत प्लेटू। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट सेंटी डेजर्ट। तो फिर ये आंसर क्या बना? ड्रैकनबर्ग आपने देखा कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के पास। तो सी गया 2 के साथ, यानी आपका आंसर बन गया बी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप ऑफ आयरन और फाउंड इन इंडिया। यानी भारत में जो है वो मुख्य रूप से कौन कौन से आयरन ओर्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था सबके लिए, ये सीएपीएफ का ही है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि चारों ही पाए जाते हैं, बट ऑप्शन जब देखा उन्होंने तो देखा चारों है ही नहीं। अब आप एनसीईआरटी को पढ़िए, आपको इसलिए बोला जाता है एनसीईआरटी क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया है कि आयरन ओर, इंडिया में बहुत सारे एबंडेंट रिसोर्सेज हैं आयरन ओर के। एशिया में सबसे ज़्यादा माना जाता है। द 2 मेन टाइप ऑफ आयरन ओर जो इंडिया में पाए जाते हैं वो कौन कौन से 2 टाइप हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है। इट हैज़ ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी। बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर पाया जाता है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो आयरन ओर्स के माइन है वो प्रोक्सिमिटी में मिलते हैं कोल फील्ड्स के। स्पेशली आपका जो झारखंड वाला रीजन यानी नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट देखने को मिलता है। जैसे हमारे झारखंड में भी नोआमुंडी और गुआ जो है वो पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, ये 2 जिले हैं झारखंड के। इन 2 जिलों में नोआमुंडी आप नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसमें भी आयरन ओर्स की काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको और 1-2 रीज़न याद रखने हैं। पहला बेलाडीला, दांतेवाड़ा और दुर्ग। ठीक है, ये वही बेल्ट में फैला हुआ है। कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा आपको, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, बाबा बुदन की पहाड़ियों में। आपको ये बताना है भारत में सबसे पहले कॉफ़ी प्लांटेशन कहाँ की गई, किस रीजन में, और कुद्रेमुख में डेफिनेटली। तो फिर इसका आंसर क्या बना? आपको तो मैंने लाइन बाय लाइन दिखा दिया, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। बाकी दोनों क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे मेन टाइप की बात बोली जा रही थी, है ना। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सो अगेन इट इज़ प्रूव दैट कि एनसीईआरटी आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हाल में। ये देखिए डायरेक्टली यहीं से फ्रेम कर लिया गया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन टफ था सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ आयरन ओर से रिलेटेड। बोला गया भारत में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन। आयरन मिनरल का सिर्फ ओर पूछा गया। अभी हमने क्या देखा? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। आपको बताना है कि क्रोमाइट, मेलेकाइट और बॉक्साइट किसके ओर्स हैं। चलिए मैं आपको बॉक्साइट का बता दे रहा हूँ, एल्यूमिनियम। बाकी दोनों आपको हर हाल में कॉमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि ये जो हैं वो किस चीज़ के ओर्स हैं। अच्छा, आसान कंजर्वेशन वाला मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, काबरताल वेटलैंड। अब कुछ और सवाल वेटलैंड के कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि वेटलैंड के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस बार के लिहाज से भी, क्योंकि 2-2 वेटलैंड को भी रिसेंटली दर्जा दिया गया। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये किस एग्जाम में पूछा हुआ? यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 का है, इसलिए मैं इसे करवा रहा हूँ। तो होकेरा कहाँ पे है? पंजाब में क्या? नहीं, जम्मू कश्मीर में। रेणुका कहाँ है? हिमाचल में, सही है। रुद्रसागर त्रिपुरा में, बिल्कुल सही है। सस्टम कोटा है केरल में। टफ क्वेश्चन था, बट चूंकि अभी हाल ही में वेटलैंड को दर्जा दिया गया, इसलिए ये आपको पढ़ करके जा सकते थे आप इसे। वैसे ये क्वेश्चन टफ था। आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन। ये देखिए सीडीएस, मैंने सारे रिसेंट सवाल ही लिए हैं, बहुत सारे, हर एग्जाम में लगभग सवाल आ रहे हैं। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वधवाना वेटलैंड के बारे में पूछा गया था। ऑल ऑफ देम आर रामसर साइट, बिल्कुल सही बात है। अभी हाल ही में इनको रामसर साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। ऑल ऑफ देम आर नेचुरली फाउंड वेटलैंड्स। क्या ऐसा हो सकता है
कि सारे के सारे नेचुरली फॉर्म्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन ही पढ़ोगे वेटलैंड की, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मैन मेड हो और दोनों नेचुरल हो। तो अगर ये वैसे न्यूज़ में था, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ऑल ऑफ देम ये गलत है, बर्डिंग साइट है, ये आंसर बनता है ऑप्शन बी। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं अभी वेटलैंड इंडिया के अंदर, हर हाल में आपको ये याद रखना है, 49 है। कौन कौन से रिसेंट है उनके नाम पढ़ लेते हैं और थोड़ा कोशिश कर लेते हैं याद रखने की। देखिए ASAN असन वाला जो पूछा गया था वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए फिर और कौन सा पूछा गया, ईस्ट कोलकाता, हाँ, फिर सुंदरबन है ये आपका हाल ही में। अच्छा ये 20, अच्छा ये सीरीज़ में नहीं दिया गया है ना हमें, ये तो हमें डायरेक्ट लिस्ट दे दी गई है। ओके, तो मोस्ट रिसेंट वाला देखते हैं फिर। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिसेंट है उन्हें मैंने मार्क कर दिया है। देखिए बखीरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, भिंडवास हरियाणा के अंदर, और वधवाना गुजरात में, और थोल भी गुजरात में। ठीक है, ये 4 मोस्ट रिसेंट है। आप डेट देख लीजिए, 2021 के हैं ये देखिए CDS का क्वेश्चन बोला गया है, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी के बारे में बात की गई है। बोला इट इज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। अभी मैंने आपको बता दिया, रामसर साइट में मैंने आपको क्या दिखाया कि खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी जो है और बखीरा, ये 2 मोस्ट रिसेंट है। बखीरा वाला यूपी में और खिजाड़िया कहाँ पे है बताइए, खिजाड़िया गुजरात में है। तो आंसर क्या बना, D 1 ओनली। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। आपको मुझे बताना है 48th और 49th रामसर साइट कौन कौन से हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो टोटल अभी वेटलैंड हो चुके हैं वो 49 है। आपको ये बताना वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बोला, अच्छा फिर से एक सवाल मैं आपको लास्ट करवा दे रहा हूँ, रामसर कन्वेंशन से यानी वेटलैंड से रिलेटेड। इंडिया इज अ सिग्नेटरी, हाँ है। रामसर कन्वेंशन इज अबाउट वेटलैंड, ये भी बहुत सही बात। क्या 76 है क्या, अभी तो टोटल 49, ये तो और पहले का क्वेश्चन है। तो फिर इसका आंसर क्या बना, ऑप्शन D, यानी 3 को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन D सही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे CAPF के, ये मैंने करवा दिए। इसके अलावा मैंने बहुत सारे सवाल करवाए, NDA CDS के जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट थे सारे ही मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। तो अगर ये आपको अच्छा लग रही है सीरीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन पूछे गए उसी तरह से रिलेट करके, और भी जितने भी आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं उन सारे की मैं वीडियो सीरीज़ लेकर के आ जाऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।